आ जाओ। क्लास नंबर कौन सी? 23। कौन सी? 23। डाटा इतना नहीं है, लेकिन जितना भी है पेपर में कई बार पूछा गया, बार बार छोटे छोटे पेपरों में। समझ में ये बात है? जैसे छोटे छोटे जो एग्जाम हो ना, उसे भी, क्योंकि मैं कुछ छुड़वा नहीं रहा हूँ। पीसीएस तो नीचे के भी सारे कवर करके चल रहा हूँ, इसमें कोई छोड़ बचा नहीं। यानी जियोग्राफी ना, इसके बाद तो लास्ट होगी बस। इसके बाद जियोग्राफी पढ़नी ही नहीं। नोट्स पर बार कोई सा भी पेपर देने चले जाओ, कोई सा भी, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी पेपर हो, जियोग्राफी ये लास्ट होगी बस। इसके बाद इसकी दुनिया समाप्त। समझ में आया बात? या उसके बाद तुम मैपिंग रह जाएगी, वो तुम खुद साथ साथ करते रहो, वो तुम्हें सिखा दूंगा मैं मैपिंग कैसे करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो तैयार हो समझने के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? जहां से मेंस का क्वेश्चन आने वाला होगा मैं साथ साथ पहले ही बता दूंगा, आया हुआ होगा। टोटल आज तक यूपीएससी में लागत 12-13 साल के क्वेश्चन देखोगे तो 147-48 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे। जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा भारतीय जीवोग्राफी, भारतीय भूगोल, तो ये सारे सारे डिस्कस कर दूंगा मैं एक एक पर्सन। और जो टॉपिक के साथ साथ भी डिस्कस करके चलता हूँ पर्सन। और जो तुम्हारे जो क्वेश्चन बैंक करो, तुम्हें वीडियो करी तुमने, वीडियो जाकर कंप्लीट करी तुमने, नोट्स बनाया इसका, नोट्स बनाने के साथ साथ में इधर घटना चक्र खोल कर रखे करो। समझ में आया? इसी चैप्टर को खोल कर रखे करो, उस खोलने के बाद उसमें सारे क्वेश्चन देखते चले जाओ करो। इसके बाद तुम्हें ये पता लग जाएगा पेपर में, एग्जाम में कितने लेवल तक पढ़ना होता है, और इसे पढ़ने के बाद ही सारे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे। अगर 90%, 99%, 90%, 95% क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा वीडियो सही दिशा में जा रहा है। और इसमें ना जो ज्ञान है वो भरमार मात्रा में, इसे सोचने की क्षमता बढ़ रही नहीं बढ़ रही, हाँ बढ़ रही। अगर बढ़ रही तो इसका मतलब सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, आज की क्लास में और कल की क्लास में यही समझ जाएगा तटीय मैदान क्या हो। हम देख लो सिलेबस में पढ़ कहाँ रहे हैं हम, यानी इन प्रेजेंट टाइम हम सिलेबस में है कहाँ से, ठीक, और पढ़ क्या रहे थे हम, कहाँ से हम सिलेबस में बहुत जरूरी हो। और जिसका पीछे का वीडियो छोटा हो सारा पूरा कर लो। समझ में आई बात है? वो बहुत जरूरी हो। मेन काम रिवीजन का ही होगा। समझ में आई बात है? पढ़ाई तो तुम्हारी परमानेंट चलती रहेगी, कभी नहीं रुकने गया। समझ में आया? उस दिन ही रुक जाएगी जैसे मैं ब्रेक दे दिया सर, ठीक, और मेरा मूड बनी है ब्रेक देने का भी। समझ में आया बात? है तो इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ, बस रिवीजन करते रहो पीछे, तो वो मेन चीज है। आ जाओ, हम यहाँ पर देखो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, और मैंने समझाया भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को अगर तुम बांटना ना, ऐसे बांट सकते हो, उत्तर का पर्वतीय भाग, जो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया, पिछले वाली वीडियो के दौरान यही पढ़ाया गया। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग अच्छे तरीके से विशेषता बताई गई। मुझे नहीं लगता किसी किताब के अंदर इतना डाटा दिया गया जितना मैंने तुमको समझाया, और आसान और सरल भाषा में समझाया। समझ में आया बात है? दूसरे नंबर पर पश्चिमी मरुस्थल, ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक ठाक तरीके से। इसका मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा जब मरुस्थलीकरण पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात है? ये तटीय मैदान आज मुझे ये पढ़ाना, उसके बाद में तुम्हें समझाऊंगा द्वीप समूह कौन कौन से है। यार कहाँ है लक्षद्वीप है, कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या 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 चीज फेमस है वहाँ की। समझ में आया बात है? ये समझेंगे हम अगली 2-3 क्लास में, आने वाली क्लासों में। समझ में आया बात? डिटेल्स विस्तार पूर्वक। समझ में आया बात है? लेकिन आज हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे, आज की हमारी क्लास में हम समझेंगे तटीय मैदान क्या हो, क्या हो तटीय मैदान। समझ में आया बात? या जो भारत था ना, जो भारत का मैप दिखाई दे रहा तुम्हें, जब मैंने तुम्हें समझाया था कि मैंने कहा ये भारत है ना, मैंने भारत का वही अक्षेत्र बनाएगा जहाँ भारत का तटीय मैदान है। समझ गए? अब तटीय मैदान यहाँ भी है, ऐसे समझ, लेकिन वही नहीं पढ़ना हम। उस तटीय मैदान को हम तब पढ़ लेंगे जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे। द्वीप समूह, ये देखो, ये 5वें नंबर का भाग था, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का जो भाग था उसे पढ़ेंगे द्वीप समूह के अंतर्गत। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? आया समझ? तो वहां पढ़ लेंगे मिस्टर, यहाँ लक्षद्वीप जो तभी पढ़ लेंगे। आज हमें क्या पढ़ने, आज हम पढ़ने वाले यार ये जो प्रायद्वीप भारत का पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार हमने अध्ययन कर लिया। प्रायद्वीप भारत का पठार रहेगा ना इसमें, आज लिखा नहीं इसमें, प्रायद्वीप भारत का पठार हमने अध्ययन कर लिया। एक रहेगा इसमें प्रायद्वीप भारत का पठार, किसका पठार? तो प्रायद्वीप भारत का पठार भी हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद क्षेत्र ने आया समझ में, एक ये लास्ट जो 5वें नंबर का है, ये 5वें नंबर का तटीय मैदान आज डिस्कस करना, हमारा आज का यही टॉपिक है। यही हमें समझना है इसका क्या महत्व होगा तटीय मैदान का, और बहुत फैक्चुअल डाटा और सारा तुमसे सुना जाएगा, अभी सुना जाएगा क्लास के भीतर ही। कोई प्रॉब्लम? तैयार हो समझने के लिए? चलो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। सवाल है यार, ये भारत का जो तटीय मैदान है, ऐसे कितने राज्य जिनकी सीमा तटीय सीमा, वो मैं तुम्हें जब समुद्री सीमा पढ़ाई थी ना, उसके साथ साथ भी तुम्हें बताया था कि तटीय सीमा कहां कहां से लगती होगी। समझ में आ बात है? ये भारत है, प्रायद्वीप भारत का पठार। प्रायद्वीप भारत का पठार क्यों कहते हैं? इधर भी, इधर भी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर कौन सा सागर? अरब सागर, नीचे कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, अरबियन सी। समुद्री डाकू रहा करते थे यहाँ से। कहानी पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तुम, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसी सब्जेक्ट को तुम पीछे नहीं छोड़ सकते। समझ में आया बात? या यूपीएससी ने कभी भी नहीं पूछा प्रायद्वीप भारत के पठार में कौन कौन से वस्तु कहां कहां, कोई मतलब नहीं है उससे। फिर ये पूछेगा, हर सब्जेक्ट का हर लेवल का अलग अलग नेचर होगा। समझ में आया बात? या हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का, हर एग्जाम का अलग अलग नेचर होगा, लेकिन जो जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे, सारे एग्जाम उसके नीचे ही होंगे। समझ में आया बात? है मैंने कहा कि हर पेपर का, हर एग्जाम का अलग अलग नेचर होगा। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, सारा एग्जाम उसके नीचे ही होंगे, उससे ऊपर किसी का एग्जाम नहीं होने का। समझ में आया बात? है भारत की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तुम,
जिसका नाम है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जिसे कहते हैं। समझ में आया बात है? अगर तुम इसके आसपास भी 40% 50% सिलेबस पढ़ लेना तो तुम इंसान बन जाओगे। समझ में आया बात? है नौकरी लगे या ना लगे, अपने जीवन के समय कुछ अच्छा करके बैठे जाओगे। समझ में आया? इतने बड़े सिलेबस को तुम पढ़ने जा रहे हैं। चले, तो हमें ये तटीय राज्य हमारी तटीय सीमा, तो भारत की जो कुल तटीय सीमा ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई टोटल वो 6100 किलोमीटर है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके और शायद आप पढ़ के भी आए होंगे, आजकल में से पढ़ रहे होंगे शायद, ऐसा नो? ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप को छोड़ दो तो तटीय सीमा ना जो उसकी लंबाई कितनी 6100 किलोमीटर। अगर आप उन्हें भी जोड़ दो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप और इसे सबको जोड़ दो ना तो इसकी लंबाई बैठेगी टोटल 7516.56 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ये सब याद होनी चाहिए, छोटे छोटे पेपर में पूछी जाती है, ऐसा समझो। और ये यही जनरल नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी कर रहे, कोई भी पूछ लगा भारत की तटीय सीमा की लंबाई नहीं पता तुझे, समझ में आई बात? कर दो तू सिविल सर्विस की तैयारी रही या कर रहे हो तुम, समझ में आया? तो बहुत साधारण सी जनरल सी नॉलेज है कि द्वीपों को मिलाकर कितनी और बिना द्वीपों को है कितनी सीमा की लंबाई। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? अगर कहीं लिखना ही पड़ेगा तटीय मैदान के ऊपर क्वेश्चन आया, तट रेखा के ऊपर बंदरगाहों पर सवाल आया, बंदरगाहों पर सवाल आया, वो ऐसे मन बंदरगाहों पर अगर सवाल आया तो बच्चे बंदरगाहों पर सवाल कहाँ कहाँ बंदरगाह मौजूद है और उनका अर्थव्यवस्था में क्या क्या योगदान है। जब तुम्हें भारत की तटीय सीमा की लंबाई नहीं पता तो बंदरगाह क्या घंटा बनाओगे? क्यों जी? बुझा रहा? अरे भाई, जब तुम्हें भारत की तटीय सीमा की लंबाई नहीं पता तो बंदरगाह क्या करोगे? तो कहाँ कहाँ बंदरगाह बनाओगे? भारत सरकार को सलाह दोगे कि कितनी दूरी पर बंदरगाह होना चाहिए, तो तटीय सीमा की लंबाई याद होनी चाहिए। नहीं तो ये छोटे छोटे फैक्चुअल डाटा याद होना चाहिए जो हम क्लास के दौरान बताया जाए। पता लग गया? द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी? सब कितनी? 7516.6 किलोमीटर। अब बिना द्वीपों के कितनी? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर तो बोल लोगे सर। लेकिन सवाल है कि कहाँ कहाँ तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कहाँ है, कहाँ कहाँ तटीय सीमा की लंबाई, ये वाला जहां जो यहाँ लिखा हुआ उसको ध्यान मत देना भी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का एक सिस्टमेटिकल तरीका होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा तुम्हें, ऐसा समझिए गुजरात फैला हुआ जो चांद की तरह निकला हुआ ने, चांद की तरह टूटा है गुजरात। ये गुजरात का जो भाग है ना उसको सौराष्ट्र कहते हैं, सौराष्ट्र या कठियावाड़। कठियावाड़ कहाँ रहती है गंगूबाई? कठियावाड़ में नहीं रहती, कठियावाड़ डायलॉग वाला पिक्चर का, समझ में? कठियावाड़, तो कठियावाड़ इसे सौराष्ट्र क्षेत्र भी कहते हैं। यही एशियाई शेर पाए जाते हैं, अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पर यही बसे हुए एशियाई शेर। ये सुन नो बुझा रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आज ये गुजरात दिखा दिया। अच्छा, गुजरात ना सरक्रीक से स्टार्ट हो, देखो गुजरात हमारे सरक्रीक से स्टार्ट हो और सरक्रीक से लेकर यहाँ ना ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टार्ट है। देखो मैंने अंडरलाइन करके बनाया ना पूरा का पूरा, MH का मतलब महाराष्ट्र, GUG का मतलब गुजरात, और ये ना दमन तक फैला हुआ है। यहाँ दमन, ये दमन, और यहाँ छोटा सा द्वीप कहते हैं दीव, दीव। यहाँ छोटे छोटे आइलैंड, इनका भी नाम, जैसे एक का नाम केडिया बेट, एलिया बेट, इसका नाम तो केडिया बेट है, के लिख रखा है केडिया बेट, ये एलिया बेट है यहाँ से, ऐसा समझो। और जो ऊपर देखो गुजरात कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात का तट पूरे भारत के अंदर सबसे लंबी जो तट रेखा वो गुजरात की है। ये बात पता होनी चाहिए, नक्शा दिमाग में सेट कर लो कैसा। इधर से बलूचिस्तान में चला गया, कराची यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह पड़ता था, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था, भरूच बंदरगाह के पास साइड में पड़ता था कराची के, जो कराची बंदरगाह था कराची के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया कराची, ऐसा समझ। पाकिस्तान टू कराची मूवी देखी, जीवन काल में देखना, जब भी जाकर कभी मूवी देखो तो समझ में आए बात है। पाकिस्तान टू कराची देखी नहीं तुमने? नहीं देखी? मैंने नहीं देखी इधर देख लो मैंने देखी होगी, तुमने देखी होगी, मूवी देखी होगी, टाइम लगाएगा, ठीक है। लेकिन जब जब काम पूरा हो, ठीक। ये क्या है? सरक्रीक, और यहाँ ना साइड में यहाँ कच्छ की खाड़ी पड़ती है, और ये ऊपर का क्षेत्र है ना। अभी देखो मैं मोटे मोटे तरीके से तुम्हें राज्य का नाम बता दूं, कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, किस किसकी कितनी लंबी सीमा लगती है। पहले देखो गुजरात है, गुजरात कितनी लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा इसकी है, ये दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल इसकी कहानी बिल्कुल इस तरह ही है, ऐसा समझ। अगर तुम ना कोई है तुम्हारे पास रस्सी धागा कुछ भी हो, धागे तोड़ लाओ चौधरी से जोड़ के, है कुछ रस्सी धागा? नहीं है तुम्हारे पास कुछ रस्सी धागा? दिखा 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 दिखा, ऐसे दिखा दे रहा, ऐसे मतलब अगर इसे में फैला दो ना ऐसे दिखा देगा, देखो कहां तक चला गया, ऐसा समझ। इसका मतलब इसी कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं नक्शे में देखने के पश्चात कि उसकी लंबाई ज्यादा है नहीं, ऐसा समझ, लेकिन वो ना संकुचित रूप में फैला हुआ, अगर से फैला दोगे ना तुम, इन सबसे ज्यादा लंबे दिखाई देगी तुम। इन 9 के 9 राज्य, 5 राज्य इधर और 4 राज्य इधर। मैम प्लीज इधर देख लो, इतना बेकार पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा समझ। 5 राज्य इधर और 4 राज्य इधर, तो जो 5 राज्य है इधर 5 राज्य और इधर 4 राज्य, 5 राज्यों में जो सबसे लंबी तटीय सीमा ना वो गुजरात की,
सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी? ये वाला भाग इसे बोलते हैं कच्छ का तट। ऊपर वाला भाग, बीच वाले भाग को बोलते हैं सौराष्ट्र तट, गुजरात का सौराष्ट्र तट। ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे बोलते हैं काकरापार तट, काकरापार तट। हाँ, इसकी विशेषताएं भी बात करने वाले, डोंट वरी। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओ, दमन से लेकर ना यहां तक जो गोवा दिखाई दे रहा है, ये रहा गोवा, छोटा सा राज्य। देखो कितना सोना बनाया मेरे द्वारा, इतना बेकार पड़ा हो रहा है। यहाँ देखो दमन, ये क्या लिखा हुआ, ये मुरुमगाओ, ये बंदरगाह गोवा का। आया समझ में? जो जुआरी नदी के किनारे बसा हुआ मुरुमगाओ, ये बंदरगाह, बहुत अच्छा बंदरगाह है। भी इसके बारे में विशेषता बात करेंगे इसकी भी। पहले दमन से लेकर और यहाँ गोवा तक ना, ये जो पूरा का पूरा तट, इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट, कोंकण 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 नहीं, कोंकण, कोंकण तट, नाम है मुरुमगाओ। अच्छा, गोवा से लेकर ना यहाँ जो कर्नाटक का सबसे लास्ट, जहाँ केरल स्टार्ट हो ना, कर्नाटक केरल की सीमा, यहाँ पड़ता है न्यू मैंगलोर। टोर के टोन नहीं, रूट की मंगलोर नहीं, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। तो जो न्यू मैंगलोर है ना, और यहाँ गोवा तक तो जो तट पड़ता होगा उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नूड़ नहीं, कन्नड़, कन्नड़ तट। इसका दूसरा नाम भी है कनारा तट, कनारा तट। ये बात करने वाले, डोंट वरी, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब ये बताओ, ये जो राज्य ने, जो कर्नाटक, के आर का मतलब कर्नाटक, और GOA है गोवा। ऐसा मुझे पता नहीं किसने लिख दिया बेवकूफ ने ऐसे। यहाँ से गोवा होगा, यहाँ तक ये कोई दिक्कत। यहाँ तक ये के आर का मतलब कर्नाटक हुआ। उसके बाद ये न्यू मैंगलोर से लेकर और केप कैमोरिन, क्या हुआ, GO, अच्छा GO। भावनाएं समझ में आनी चाहिए, मेन चीज है भावनाएं। न्यू मैंगलोर और नीचे लिखा है केप कैमोरिन, और कन्याकुमारी तक जो तट फैला हुआ ना, उसे बोलते हैं मालाबार तट। पूरे भारत में सबसे पहली बार जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दक्षिण आए समझ, और ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण पूरे भारत में सबसे पहली बार जब वर्षा होती है ना अप्रैल के महीने में, आए समझ में, मार्च अप्रैल के महीने में, तो यहाँ मालाबार तट पे होती है। और मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी यहाँ केरल के अंदर होती है, बहुत फेमस है। मालाबार नाम की एक्सरसाइज बोलते हैं युद्धाभ्यास। हाँ, दूसरे देशों के साथ हम मिलकर अभ्यास करते हैं ताकि हमारी सेना एक्टिव रहती हो। मालाबार तट पर होती है एक्सरसाइज। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। उसके बाद यहाँ केप कैमोरियन और ये कन्याकुमारी है, यहाँ केप कैमोरियन तक लेकर और यहाँ तक देखो पुलिकट झील तक, यहाँ देखो देखा दे ANDH, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील से लेकर और यहाँ कैप कैमोरियन तक जो राज्य फैला हुआ ना, ये तट फैला हुआ है पूरा का जो पूरा तट, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। दिखा जा रहा, अभी भी मैप पढ़ा रहा हूँ, मैप को थोड़ा तमीज से समझना ना। यही है कोरोमंडल तट बेटे, जहां सर्दियों में भी वर्षा हो। पूरे भारत का एकमात्र नहीं कह सकते, दूसरा स्थान है। आए समझ में? लेकिन कभी कभी पूछना ना सर्दियों में कहां वर्षा हो, तो नंबर 1 तो हो कोरोमंडल तट पर, और नंबर 2 जम्मू कश्मीर में। लेकिन कोरोमंडल तट पर जो वर्षा हो वो ना उत्तर और पूर्वी मानसून के कारण हो, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। जो चाइना के बंदर वर्षा करता होगा वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा हो, वो भी सर्दियों के अंदर। एकमात्र ऐसी जगह पूरे भारत की जहां सर्दियों में, अभी सर्दियां पड़ रही, वहां तमिलनाडु में वर्षा हो रही, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर और पूर्व का जो मानसून है जो चाइना में वर्षा करता होगा, बुझा रहा है? एक हो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में वर्षा पता है कहां से हो? जम्मू कश्मीर में ऐसे चलती है जेट स्ट्रीम, ऐसे चलती है जेट स्ट्रीम। जो भूमध्य सागर तक रेखाएं उठती है ना, ऐसे वजह जो धाराएं उठती है ऐसे चलती है। कैसे चलती है करके दिखाओ। नहीं कर रहे तुम, पागल बैठी है, दोबारा कर। ऐसे चलती है, ऐसे चलती है जेट स्ट्रीम। और कहां तक रहती है? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर। एक बार और करके दिखाओ। ऐसे करके चलती है, ऐसे करके। हाँ, ऐसे ही तो चलती हैं। वो कहां टकराती हैं? और जब तक नहीं, मैम प्लीज चुप हो जाओ, ये पता, जब तक जम्मू कश्मीर तक पहुंचती होगी तो क्षीण मात्रा में हो जाती है, इसलिए वहां ना छुटपुट वर्षा होती है, छुटपुट वर्षा। आए समझ में? जो बादाम काजू की खेती के लिए फेमस हो, आए बादाम और जो काजू की खेती हो ना उसके लिए बहुत फेमस। मैम प्लीज चुप हो जाओ ना। कच्चा बादाम नहीं, बादाम। एडजस्ट नहीं होता मेरे को। ये क्या लिखा हुआ? कोरोमंडल तट। उसके बाद ये पुलिकट झील, और ये ना जो तमिलनाडु उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, उसका जो मिड पॉइंट है जहां दोनों मिलते हैं, इनकी सीमा, इसका नाम नहीं मुझे पता, कोई है ही नहीं, जंगल एरिया। समझ में आया बात? है तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं गोलकोंडा तट। गोलकोंडा तट, गोलकोंडा तट।
एनाकोंडा नहीं, गोलकोंडा, गोलकोंडा तट। बताने वाले, डोंट वरी। और ये ना इसे हम उत्कल तट बोलते हैं। देख लो पश्चिम बंगाल की सीमा, वेस्ट बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पॉइंट है वाला पॉइंट, और ये दिखाई दे रहा, इसने तट को हम बोलते हैं उत्कल तट। या फिर जो उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, कलिंग का युद्ध नहीं हुआ था? कलिंग का युद्ध, अशोक जानते हैं इसके बारे में? तो यही हुआ था कलिंग का युद्ध, यही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, समझ में आया? लास्ट में जाते जाते ठीक उन्होंने संन्यास ले लिया था, आज के बाद में लड़ाई नहीं करने का, मार काट तक दूर रिश्ता नाता तोड़ लिया था उसने। देख लो कि कलिंग तट है हमारा। मैम प्लीज चुप हो जाओ, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, स्टॉप इट गर्ल। ये क्या है हमारा? ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर इसे बोलते हैं बोंगा तट, बोंगा तट, बोंगा तट। ये बोंगा तट हुआ, ये उत्कल तट हुआ, ये गोलकोंडा तट हुआ, ये हमारा कोरोमंडल तट हुआ, ये हमारा मानाबाल तट हुआ, ये कन्नड़ तट हुआ, ये कोकण तट हुआ, उसके बाद ये काकरापार तट हुआ, ये कठियावाड़ हुआ, या सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं इसे, ये कच्छ का तट हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? एक बार जितने भी तट मौजूद है ना, मैं तुम्हारी जुबान से वैसे ही सुनना चाहता हूँ, एक बार इसे महसूस कर लेना, आंख खोलो का, एक बार आंख बंद कर देख लो। पहले नंबर पाने वाला कच्छ का तट, उसके नहीं। गुजरात का जो तट है ना वो भी 3 भागों में बटा हुआ, गुजरात का तट ही 3 भागों में बटा हुआ, ऊपर वाले भाग को हम कच्छ का तट कहते हैं, आया समझ? सौराष्ट्र तट, उसके बाद काकरापार तट, काकरापार तट, काकरापार तट, जब तो नहीं याद हो रहे हैं मैडम, ले बैठी जियोग्राफी, मतलब जेम हाथ में नहीं आना, नाम रख दिया भगवान ना। इधर देख लो, काकरापार तट, और दमन से लेकर ना और यहाँ से मुरमगांव तक, यहाँ गोवा तक जो तट, उसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण। उसके बाद ये नीचे जाओ, गोवा से लेकर ना यहाँ तक न्यू मैंगलोर से तक जो तट पाया जा, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, क्योंकि कन्नड़ यहाँ की भाषा भी है ना, समझ आई बात? या कर्नाटक वाले, कन्नड़ नाम की मूवी रिलीज हुई है, मैं सारी मूवी देखता हूँ यहाँ की कन्नड़ वाली, ऐसे समझ। इधर देखो यार, न्यू मैंगलोर है ना, न्यू मैंगलोर से लेकर कैप केमोरियन तक ये पूरा जो तट होगा उसे मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार नाम की एक्सरसाइज भी हो, ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सब भारत में सबसे पहले वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सबसे पहले वर्षा मालाबार तट पर होती है, केरल के। ओके, ऐसे समझ। चलो इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इधर आ जाओ, बताओ ये राज्यों के नाम याद रहेगा तुम? राज्य, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी? गुजरात। सबसे कम किसकी? गोवा। गोवा की। अच्छा, सबसे लंबी किसकी? गुजरात की। दूसरे नंबर सबसे लंबी किसकी? जब पढ़ रहे हैं होशियार हो गए, ये आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, ठीक। नाम में मैंने क्रम भी लिखा हुआ है, हाँ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्या होगा? कुछ भी, कुछ नहीं, पढ़ ले चल। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? बुझा रहा? ठीक, आ जाओ जरा। अब लिखना किस तरह, ठीक, लिखने का भी तो खेलना ना सारा का सारा। बेंच में ना क्वेश्चन घबराओ मत बिल्कुल भी, लेकिन नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक, और शांतिपूर्वक नोट्स बनाना होगा। अब समझना है ध्यान से अच्छे तरीके से। जितने मैंने तुम्हें तट बताए ने, ये भारत का जो पश्चिमी तट है ना, भारत का है ये पश्चिमी तट, ऊपर से ना चौड़ा दिखाई देगा तुम्हें, और जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता है दक्षिण में जाकर संकीर्ण होता दिखाई देगा तट, संकीर्ण का मतलब छोटा दिखाई देगा। यानी जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का जो तट उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो उत्तर में ज्यादा और दक्षिण में कम। ये बात भी लिखनी होगी, पता होनी चाहिए तुम्हें। पश्चिमी जो तटीय में हम कह रहे हैं भाई, जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान, ये बाहर का जो मैदान है इस तटीय मैदान बोलते हैं। इस तटीय मैदान की जो चौड़ाई है ना, पश्चिम में तो ज्यादा, पश्चिम में उत्तर की तरफ ज्यादा और दक्षिण की तरफ जाने में घट जाती है इसकी चौड़ाई। लेकिन देखिएगा, चाहे जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के अंदर जो तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट है पूरा का पूरा, ऐसे वजह पश्चिम की तरफ जो तटीय मैदान, पश्चिम का जो तटीय मैदान है ना, उसकी चौड़ाई कम और अपेक्षाकृत जो ये हमारा पूर्व का जो मैदान है ना, उसकी चौड़ाई ज्यादा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इधर से जो बहने वाली अधिकांश नदियां ना, महानदी, सुवर्णरेखा नदी, महानदी, सुवर्णरेखा नदी, गोदावरी, दामोदर नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेयार नदी, ये सारी नदियां पश्चिम की तरफ से जाती है, पूर्व की तरफ जाती है, गाद मिट्टी काट कर लेकर आती है और बड़े मैदान का निर्माण कर दिया। उसकी चौड़ाई बहुत अधिक मात्रा में ज्यादा, इसलिए इधर की नदियां डेल्टा भी बनाती है। बात समझ में आई? इधर का तटीय मैदान ज्यादा। अच्छा, तटीय मैदान समझते हो जिसका निर्माण नदियों ने कर दिया हो, तटीय मैदान। ऐसे समझ, एक मैदान तैयार कर दिया गया पूरा का पूरा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें बताने चलता हूँ। तो तटीय तो पता लग चुका तुम्हें। और यहाँ का जो मैदान है नहीं तटीय मैदान, यहाँ का तटीय मैदान कट्ठा छठा। ऐसे समझ, पर्वत पढ़ाए थे मैंने तुम्हें, पूर्वी घाट पर्वत नहीं पढ़ाया था, पश्चिमी घाट पर्वत नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ का जो ये मैदान है ना, ये कट्ठा छठा, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा। समझ में आया बात? या
ठीक, यहाँ बड़ी कठिनाई हो जा इधर बंदरगाह बनाते वक्त। ऐसा क्यों हो जा? इसलिए क्योंकि अधिकांश नदियां इधर से इधर बहती है, तो इधर से इधर बहती है, तो ये बताओ वहां नदियों के मोहने पर थोड़े बंदरगाह बना लोगे? समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी? समझ में आई बात? यार वो जादू को पीछे धकेल देगी वो। इसलिए ना अधिकांश जो बड़े बड़े बंदरगाह इधर ही बने जाते हैं। अपने भारत की ना स्थिति इतनी बेहतर है ना, इधर इधर हम ना पश्चिम वाले देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं और इधर हम पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था जोड़ दो सर, तो भारत की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है ना, स्थिति जहां इस टाइम भारत है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति वो ना अर्थव्यवस्था के लिहाज से, सामरिक दृष्टि के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। समझ में आया बात? है हो सकता है इसे लेकर सवाल पूछ लो कि भारत की स्थिति ना भारत की भौगोलिक स्थिति अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकती है? बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इधर के हम पूर्व पश्चिम के सभी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं और इधर हम पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। इतनी बेस्ट जगह। समझ में आया बात है? मान लो कल मेरी शादी हो जाती है और मैं बहुत बड़ा सा घर बनाता हूँ, तो घर बनाने के मेरे दो तरीके होंगे। मैं भविष्य को ध्यान में रख के घर बनाऊंगा। मैं वहां रोड पर लूंगा जमीन। क्यों लूंगा? उससे दो फायदे होंगे। एक तो मुझे कहीं नहीं करना होगा, जाने जाने में आसानी होगी। दूसरा, इन फ्यूचर उसका रेट भी बढ़ता होगा। मैं ध्यान रखूंगा ना, मैं सब चीजें ध्यान रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आने वाली जनरेशन को भी फायदा होगा। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति ना बड़ी यूनिक है। समझ में आया बात? या हम चाहे ना, समझ में आया बात? या पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं अगर हम ना अगर हिंद महासागर में अपना रास्ता भी बढ़ा दिया ना हमने, आया तो किसी की हिम्मत नहीं है इधर जहाज लेके चला जाए, इधर के सारे देश भूख के मरेंगे। समझ में ये बात है? हिंद महासागर में अपना जिगरमन बढ़ा दो। अपनी जितनी नौसेना ना, हमारी नौसेना जो तटबंधक सेना हमारी सारी ही लगा दो, नीचे जाकर जाओ वे जाओ, घेर लो, लंबी लाइन लगा लो, देखेंगे कौन सा जहाज आएगा कौन सा जाएगा। इधर पेट्रोल डीजल के भंडार है ही नहीं, इधर कहीं कहीं पेट्रोल डीजल के भंडार पाए जाते हैं। समझ में बात है? पूरी दुनिया भूखी मरेगी, इतने पूर्व के देश सारे भूखे मरेंगे, चाइना को तोड़ पेट जाएगा क्योंकि सारे सामान सारे जहाज लेके इधर जाता। जाओ हिंद महासागर में अपने जहाज लेकर अड़ा दो, देखो किसी की हिम्मत है। अमेरिका आएगा ऊपर तक बमबारी करता हुआ ड्रोन नान लेकर। समझ में आया बात है? हटाओ इसे, ये सर नो। तो भारत की ना भौगोलिक स्थिति बड़ी यूनिक है। चलो जाओ, चक्कर बना पड़ो तुम। यहाँ देख लो कहाँ तक पढ़ा दिया बताओ। अच्छा यहाँ तक बता दिए थे है ना। उसके बाद हम चलने वाले, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। उसके बाद दीपों सहित सीमा कितनी? 7516.6 किलोमीटर। दीपों सहित जो लंबाई यहाँ की टोटल लंबाई दीपों सहित जो है ना वहाँ 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ दीपों सहित है सारी लंबाई है। ठीक है, अब हम बात करनी है यार, मैंने भी बात यह बता दूं, 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की हमेशा जो सीमा लगती होगी वो तटीय सीमा, ये तटीय सीमा लगती है इनकी। ये भी बताया गया मेरे द्वारा तुम्हें। मैंने कहा इधर का जो उत्तर से जब दक्षिण की तरफ चलते हैं ना, पश्चिम की तरफ, जो पश्चिमी तट का मैदान है, ये पश्चिमी तट का मैदान है। पश्चिमी तट के मैदान में जब उत्तर से ना दक्षिण की तरफ चलते हैं तो उत्तर की तरफ ये चौड़ा दिखाई पड़ता होगा और दक्षिण की तरफ जाने में संकीर्ण हो जाता होगा। समझ में आया बात? या और इधर ना इधर वाले भाग की तरफ जो जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान ना उत्तर की तरफ, पूर्वी तटीय मैदान ये पूरे तरफ तुम्हें चौड़ा ही चौड़ा दिखाई देगा। क्यों? अधिकांश नदियां ना इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जिसके कारण इधर गाद मिट्टी निक्षेप लाकर जमा कर दिया गया है, जिसके कारण ये मैदान ऊंचा उठा दिखाई देगा। बात समझ में आई? जिसके कारण ये मैदान ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा, यही प्रॉपर्टी इसकी। उसके बाद और सुनो ध्यान से, जो पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की नदी डेल्टा बनाती है। वही बात लिखी हुई ना, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ। इधर की नदियां डेल्टा बनाती है, इधर की नदियां डेल्टा नहीं बना पाती। वो कारण भी है, वो हम बाद में भी समझेंगे। जब नदियां समझेंगे ना वहाँ और विस्तार पूर्वक कंघा लगे सर। इसलिए मैं उस टॉपिक को हाईलाइट करके चलता हूँ जहाँ तक मेरे से सवाल आया हुआ। ठीक, हमारा एक ही टारगेट है, मेन टारगेट हमारा एक ही, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, यूपीएससी। उससे नीचे के जो होंगे सब निकल जाएंगे। समझ में आया बात? है मेन चीज अपनी पढ़ाई पे फोकस लगाओ, बाढ़ में जाओ सब। समझ में आया? उसके बाद चलो अब हम क्या करने वाले, अब हम ये समझने वाले यार है क्या इसका मतलब ही है क्या। ये गुजरात का तट, इसे समझने वाले, ये गुजरात का तट, गुजरात को समझने वाले, गुजरात का तटीय मैदान, जो गुजरात का तटीय मैदान है इसकी क्या क्या विशेषता, फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे आने वाले। जो गुजरात का तटीय मैदान है ना, ये सरक्रीक से लेकर, सरक्रीक को लेकर विवाद भी था। पॉलिटी में पढ़ाया मेरे द्वारा तुम्हें, पॉलिटी में पढ़ाया गया मेरे द्वारा तुम्हें। सरक्रीक को लेकर विवाद भी था, पाकिस्तान के हमारे बीच में से लेकर विवाद था। समझ में? ये सरक्रीक वही क्षेत्र जहाँ 26/11 का भारत में हमला हुआ था। इस टाइम आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश कर भारत में आए थे, पाकिस्तानी थे जो में। ये 26/11 का हमले के जो आतंकवादी आए थे इसी रास्ते से आए थे में, ये सर नो। उसके बाद नीचे यहाँ कच्छ की खाड़ी पड़ती, कच्छ का रण पड़ता, कच्छ का रण आया समझ में। कच्छ जिले का नाम है, बहुत बड़ा जिला कच्छ, याद रखना, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, याद रखना बात है। उसके बाद जो कच्छ है ना, ये कच्छ, यहाँ कच्छ का जो कच्छ ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र, पूरा का पूरा बीच वाला जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र, यहाँ रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। कौन से जीव? रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं यहाँ से। दलदली इलाका, बीएसएफ के जवान इतने इतने में खड़े हो गए ड्यूटी देते हैं, इतने इतने गाद मिट्टी तुम्हारी रक्षा करते हैं।
समझ में बात है कि तुम यहाँ शांति के साथ बैठ कर शांतिपूर्वक बैठ कर पढ़ सको, इसलिए अपने सैनिकों को हमेशा सम्मान करना चाहिए। समझ में? तो अब हम इसकी बात करने वाले सर क्रीक से लेकर ना और ये दमन तक, ये फैला हुआ जो गुजरात है, गुजरात को 3 भागों में बांटा गया। गुजरात के जो तटीय मैदानों से 3 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले भाग को ना, ये वाला भाग जो आपको दिखाई देगा डोटी डोटी करके जो बनाया गया ऊपर वाला भाग, इस वाले भाग को हम कच्छ का तट कहते हैं। ये कच्छ का तट है, बहुत अच्छी जगह है। आए समझ में, जाने का भी मौका मिले ना तो जाना। यहाँ के लोग ना बड़े सेंसिटिव समझदार लोग हैं यहाँ के। मैं तो गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। आए समझ में, मैंने कुछ नहीं छोड़ना। इतनी यहाँ से ध्यान लगा, ये वाला भाग दिखाई दे रहा वाला भाग चांद की तरह निकला हुआ, इसे बोलते हैं सौराष्ट्र। कठियावाड़ कहाँ रहती है गंगूबाई? कठियावाड़ में। माई सही बात सुना नहीं क्या तुमने? पिक्चर नहीं देखिएगा? मैंने देखी, डायलॉग सुना। इधर वाला भाग देखो, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं कठियावाड़। दूसरा नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, नीचे वाला है, दिख रहा है वाला भाग। तुम आए समझ में? ठीक है, जो कद काटी की तरह ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा, इस वाले भाग को बोलते काकरा पार तट। काकरा पार तट कठिया, इस वाले भाग को बोलते कठियावाड़ या सौराष्ट्र, इसे बोलते हैं कच्छ का तट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। इस नीचे वाले भाग को देखो, ये वाला भाग है, ठीक। ये देखिए इसकी अलग अलग विशेषता। यहाँ दिखाई दे रहा है सरक्रीक, ये सरक्रीक दिखाई दे रहा है, सरक्रीक भाई साहब। जहाँ कच्छ का तट है, कच्छ के तट के बराबर में यहाँ एक बहुत सुंदर बंदरगाह। समझ में आया बात? या इस बहुत सुंदर बंदरगाह, और ये ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका वर्तमान नाम, और पहले इसे ना कांडला का बंदरगाह कहते हैं। कांडला का बंदरगाह अब भी नाम इसका ही है। कभी जो पुराने लोग हैं तो कहते हैं कांडला का बंदरगाह, और जो तुम्हारी जनरेशन के लोग हैं कहते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तुम जानो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में? पढ़ना इसके बारे में अलग से डालो गूगल में, कभी इसकी स्टोरी पढ़ना जरूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं इसे। आए समझ में? इसे ना, इसे इसकी खास बात है जो कांडला का बंदरगाह है ना, आए समझ में, यहाँ ना फ्री ट्रेड हो। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसे हम जवारी बंदरगाह भी कहते हैं। इस जवारी बंदरगाह का मतलब क्या हो? जो कांडला का बंदरगाह ना एक प्रकार का जवारी बंदरगाह, और जो जवारी बंदरगाह ना वो ऐसा हो 12 घंटे में, दिन 12 घंटे 24 घंटे में, 12 घंटे बाद जवारा जा, 12 घंटे बाद भाटा जा, 12 घंटे बाद में जो पानी हो, आए समझ में, वो पानी ऊपर चढ़ जा, और 12 घंटे बाद वो पानी नीचे उतर जा। जैसे समुद्र तट तक पानी आया, टकराए, लहरी आई, लहर आई, लहर, इसका मतलब जवार आया और पानी बहुत ऊपर तक चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, ऐसे करके। ऐसे समझ में, तो जब ना 12 घंटे बाद जवार आएंगे तो तभी तो जहाज ऊपर जाएंगे। ऐसे समझ में, जवार आएंगे, इसलिए जवारी बंदरगाह। जब ये जवार क्या करती है, इस धक्का मारकर उस पानी को ऊपर तक, उस जहाज को ऊपर तक पहुंचा देती है, और फिर हम सामान उतार लेते हैं। 12 घंटे बाद यह जवार, फिर 11 घंटे बाद पानी नीचे उतर जा, तो ज्वार जो भाटा हो। और ज्वार भाटा समझना तो इसका मेरा वीडियो पड़ा हुआ, समझ ये बात? या वीडियो पड़ा हुआ ज्वार भाटा वाला, वो मैंने समझा रखा ज्वार भाटा कैसे आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में भी। समझ में आया बात? है 12 घंटे बाद ज्वार आता, 12 घंटे बाद भाटा आता। जब पानी नीचे उतर जाता उसे हम भाटा बोलते हैं, जब पानी ऊपर चढ़ जाता है उसे बोलते हैं ज्वार। तो ज्वार की इसी बंदर जो कांडला बंदरगाह हमारा, इसी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जानते हैं बंदरगाह। इस बंदरगाह को ना हम जवारी बंदरगाह भी कहते हैं। और ये जो जवारी बंदरगाह, यहाँ ना फ्री ट्रेड हो, फ्री, यानी जो लोग तुम बाहर से लेकर आओगे ना, यहाँ काजू बादाम अखरोट इनका आयात निर्यात हो। समझ में आई बात? है इन हम भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यहाँ ना जम्मू कश्मीर के अंदर से जितने भी काजू बादाम हो, समझ में आई बात? है इसी बंदरगाह कांडला बंदरगाह हम बाहर भेजते हैं बड़ी मात्रा में, और आयात भी करते हैं इधर से बड़ी मात्रा में। ठीक। और एक दूसरी खास बात है, जो दूसरे देश के जहाज वाले हैं ना, पहली बात तो ये खास बात है, वो बहुत ऊपर जा चुका है बंदरगाह। ठीक। इस पर कोई नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? इस पर कारण नहीं होगा, 12 घंटे बाद ही एक्टिव होगा। ऐसा समझ में, अगर इसकी तरफ जाने कोई कोशिश भी करेगा ना तो जहाज पीछे धकेल लेगी, भाटा चली जाएगी ना, पानी पीछे जाता रहेगा। ऐसा समझ में, 12 घंटे, इसलिए इसका बहुत ही कम उपयोग होता है। इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता इसका। इतना व्यस्तम बंदरगाह नहीं है जितना कि व्यस्तम बंदरगाह मुंबई वाला बंदरगाह। ऐसा समझ में, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, तुम्हें पता कि जहां जो तटों की जो रक्षा पुलिस करती है, उस पुलिस का क्या नाम हो? जो तटों की रक्षा पुलिस करती है, उस पुलिस का क्या नाम हो? 2 बार मैंने जॉब छोड़ रखी। मर्चेंट नेवी तो उसमें काम करती है अंदर जाकर समुद्र के अंदर, और जो नेवी भी समुद्र के अंदर काम करती है। नेवी की जॉब सबसे पहले छोड़ दी थी मैंने, 17 साल 2 महीने के आसपास थी मेरी उम्र। और जो दूसरे नंबर दो जॉब छोड़ दी ना मैंने, वे इंडियन नेविक कोस्ट गार्ड की जॉब थी। नेविक कोस्ट गार्ड बोल लो उस पुलिस को, नेविक कोस्ट गार्ड, हिंदी में कहते हैं भारतीय तट बंधक रक्षक पुलिस। दोनों बार मेरा पेपर हुआ, बहुत छोटा छोटा पेपर हो, आसान पेपर हुआ। तुम भी क्वालिफाई कर दोगे, तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी। 25,000 के आसपास सैलरी थी। समझ आई बात? है कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन दूर से देखने में अच्छे लगे, जब जाके पता चला ना, हाँ पानी कितने नहीं, भाग जाओ।
फिर 25,000 ना इससे दिखा दे, बस कंपनी का 8,000 ज्यादा सही है। समझ में आ बात है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो तो पता लग चुका तुम, इसे हम फ्री ट्रेड वाला बंदरगाह कहते हैं। ये जवाहरी बंदरगाह के नाम से फेमस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी मैं आपको ना केवल ये पढ़ा रहा हूँ जो कठियावाड़, जो हमारा कच्छ का जो तट है ना, उसकी विशेषता पढ़ा रहा हूँ तुम, कच्छ के तट की। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा इस पर, जो कठियावाड़ है, कठियावाड़ है ना, जो कठियावाड़ ये हम सौराष्ट्र कहते हैं, ये कठियावाड़ है। कठियावाड़ की क्या क्या विशेषता, यहाँ 3 पहाड़ियां पाई जा, जो ग्रीन कलर की पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसे गिर की पहाड़ी कहते हैं। ऐसा समझो, यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा हुआ इस पर, गिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जो गिर स्थान है, गिर नाम का एक स्थान भी है, ये ना गुजरात के अंदर स्थित है। सिविल समझ में आ बात। यहाँ ना गिर की खास बात क्या है, ये गिर राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क। भारत के अंदर ना 104 नेशनल पार्क, 104 नेशनल पार्क मतलब गिर एक नेशनल पार्क। ऐसा समझ, नेशनल पार्क की लोकेशन और वहां की अच्छी अच्छी बातें पूछ सकता है। इस वाले नेशनल पार्क के अंदर ना, गिर नेशनल पार्क के अंदर एशियाई शेर रहते हैं। अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे एशियाई शेर, एशिया के अंदर रहने वाले। अब आप कहोगे अफ्रीका के अंदर एशियाई शेर क्या कर रहे हैं? ले जाते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ, वे एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं, गिर की पहाड़ियों के अंदर। गिर की पहाड़ियों के अंदर भी कहाँ? नेशनल पार्क के अंदर। ऐसा समझो, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसा समझो 320.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, समझ, उत्तराखंड में ही आपके 3 जिलों में फैला हुआ। समझ में आई बात है? छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, आगे चलो। उसके बाद दूसरी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं मांडवा की पहाड़ी। तो कुछ लोग मांडव भी कह देते हैं, मांडव। ए मांडव कोई मांडव नहीं है, मांडव यहाँ की जनजाति थी, उनके नाम पहाड़ियों के नाम रखे गए। उसके बाद वर्धा की पहाड़ी, वर्धा हो सकता है भविष्य में कभी पूछ लो, मांडवा वर्धा ये है क्या पहाड़ियों के नाम? गिर क्या है पहाड़ियों के नाम? डोंट वरी, राष्ट्रीय पार्क है यहाँ से यार, एशियाई शेर पाए जाते इसके अंदर। चलो ये सौराष्ट्र की विशेषता, ये वाला भाग, ये सौराष्ट्र। समझ में बात है? कहते हैं ये ना, ये क्षेत्र बड़ा फेमस है पेट्रोल डीजल की लिहाज से। समझ में बात है? लेकिन इस पर उत्खनन नहीं करने देते यहाँ के लोग बिल्कुल भी, ठीक। लेकिन यहाँ इसके नीचे देखो डायरेक्ट में दीव पड़ता है, दीव और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, इन्हें मिलाकर एक पूरा का पूरा क्या बनाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये दीव, यहाँ दमन, देखो बिल्कुल यहाँ, जहाँ महाराष्ट्र है ना और जो गुजरात खत्म हो उसके मुहाने बने डायरेक्ट बिल्कुल, यहाँ दमन और दादर नगर हवेली यहाँ पड़ा साइड में। बताया था ना मैंने तुम्हें, दादर नगर हवेली, दमन और दीव सबको मिलाकर तीनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया सन 2020 में, कोरोना के टाइम का। बधाई हो। समझ में आया बात? ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। उसके बाद थोड़ा नीचे जाओ, पता आपको? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो जाओ, यहाँ देखो ये वाला भाग दिखा दे रहा है, ये वाला भाग दिखा दे रहा है, ये वाला भाग। ये हमारा देखो, ये नंबर के का मतलब हो केडिया बेट, के का मतलब केडिया बेट द्वीप है। क्यों? ऊपर उठा हुआ, आसपास पानी दिखाई देगा, ऊपर मिट्टी का भाग उठा हुआ, आसपास पानी दिखाई देगा। ये कोई छोटा सा द्वीप नहीं है, ये किलोमीटर में फैला हुआ, कई किलोमीटर में, जैसे यहाँ तक लेकर हरिद्वार उससे भी ज्यादा। आज समझ, पूरा हरिद्वार का एरिया इससे भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ, इतना बड़ा द्वीप, इसे बोलते केडिया बेट। मैंने देखा है, हाँ देखा है, एरोप्लेन मतलब बैठ के देखा है। क्या नाम है उसका? केडिया बेट द्वीप, केडिया बेट। उसके बाद एलिया बेट। मैम प्लीज व्हाट आर यू डूइंग? इसका नाम है एलिया बेट। और जो ऊपर वाला दिखा दे रहा है ना, अरे चुप हो जाओ, ये देखो ऊपर जो ए और लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, यहाँ भी ए लिखा हुआ, यहाँ के लिखा हुआ, ए का मतलब अंकलेश्वर। ये 3 ऐसे स्थान जो पेट्रोलियम के बड़े भंडार कहे जाते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए आज तक भी। बधाई हो, मशीन ही नहीं है। ऐसे मतलब जो टेक्नोलॉजी हो ना, जिससे पेट्रोल डीजल निकाला जा, बनाया जा, वो है नहीं हमारे पास। नाम दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक का नाम है केडिया बेट, दूसरा नाम है एलिया बेट, उसके बाद क्या बताया था मैं, अंकलेश्वर। ये पेट्रोलियम के भंडार कहे जाते हैं। कोई प्रॉब्लम? पेट्रोलियम के भंडार कहे जाते हैं एक क्षेत्र। और ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र है ना, आए समझ में, ये इसके का जो काकरापार तट के अंतर्गत पड़ते हैं। और जो काकरापार तट है ना, इसकी खास बात पता है क्या? यहाँ ना नर्मदा, जो काकरापार तट सुनते रहना, जो काकरापार तट, इसकी क्या विशेषता? यहाँ नर्मदा, बहुत सारी नदियां, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, ऐसे वजह नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, इनका मुहाना बनता। कौन सी? माही, साबरमती, माही हुई, साबरमती हुई, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, ये नदियां अपना जल यहाँ से इस क्षेत्र में मिलाती है, जिसे हम काकरापार तट कहते हैं। और काकरापार तट की ये विशेषता, ये ना पूरे गुजरात का सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ क्षेत्र, क्योंकि जब नदी आ गई ऊपर से भाग उपजाऊ मिट्टी कर काट कर लेकर आ गई, इसलिए जो काकरापार तट है ना, सबसे अधिक मात्रा में उपजाऊ क्षेत्र पूरे गुजरात का, जो काकरापार तट है। भूलने की तो नहीं है बात। या पेट्रोलियम के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं, लेकिन अभाव तो देखो, हमारे पास टेक्नोलॉजी की इतनी कमी ना, हम कभी भी यहाँ से निकाल ही नहीं पाए बिल्कुल भी। क्या तुम्हें बुझा रहा है बातें? ये बुझा रही बातें? ठीक, थोड़ा इतना ही बहुत है, समझ में? देखो यहाँ लिखा हुआ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती का अपवाह क्षेत्र और अधिक उपजाऊ क्षेत्र लिखा हुआ भी, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ से। इतनी बात बता दूं, जो काकरापार क्षेत्र, कठियावाड़ समझ में आए? कठियावाड़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ रहती है गंगूबाई? कठियावाड़ में। कहाँ रहती है गंगूबाई?
ये क्या है, कच्छ का तट, कच्छ का तट आया समझ में। ये कौन सा पार, काकरापार, काकरापार तट। क्या काकरापार गुजरात का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है? यस, क्यों नहीं है, बहुत अधिक उपजाऊ मात्रा में क्षेत्र है। समझ में आया बात? या मिट्टी बड़ी मस्त है यहाँ की, यहाँ का जो काकरापार तट, यहाँ की जो मिट्टी ना बड़ी मस्त, समझ में आया बात? या और ये ना काली मिट्टी, और जो मिट्टी का निर्माण ना पता बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। अब बेसाल्ट चट्टानों के जो टूटने से हुआ ना, इसका मतलब वो ना उसके अंदर बड़ी मात्रा में कपास उगाई जा सकती है, और कपास ना सबसे ज्यादा यही फेमस है कपास के लिए। समझ में आया बात? है गुजरात में बहुत अधिक मात्रा में कपास पाया जा, सबसे ज्यादा कपास यहीं पाया जा गुजरात के अंदर ही। भूल मत जाना, गुजरात जमाना याद रखना जीवाना। ठीक, इधर देखो, बात समझ में आई बात? है कि मुस्कुरा रही? महाराष्ट्र, ये क्या है पूरा का पूरा ये भाग दिखाई दे रहा था। इस तट को बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। ये कोंकण तट, कोंकण तट दमन से लेकर ना यहाँ गोवा तक फैला हुआ। जो कोंकण तट है दमन से लेकर कहाँ तक फैला हुआ? गोवा तक। ठीक, इस वाले तट को हम कोंकण तट कहते हैं। दमन से लेकर जो गोवा तक तट फैला हुआ इसे हम कोंकण तट कहते हैं। और ये कोंकण तट ये पूरा का पूरा है महाराष्ट्र, पूरा का पूरा क्या है, महाराष्ट्र के पास जो तट लगता है उसे कोंकण तट बोलते हैं। इतनी बात बताता हूँ, मुझे समझ में आ रही नहीं है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक, ये कोंकण तट, कोंकण तट के बाद कोंकण तट, जो कोंकण तट है इसके पास बहुत अच्छे अच्छे सोने सोने द्वीप है। देख लो, समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप, और द्वीपों के नाम भी याद करवाने जा रहा हूँ तुम्हें। छोटे छोटे द्वीप पाए जाए आसपास, कोंकण तट के आसपास, जैसे नाम बुचर द्वीप, बुचर द्वीप। उसके बाद अपने मैप पर ढूंढना, इसका नाम है सेलेसर द्वीप। इसके बाद एलिफेंटा द्वीप, क्रॉस द्वीप आदि बहुत सारे, लेकिन दो तो बहुत फेमस है, आदि भी रखने। एक का नाम है बुचर द्वीप। बुचर द्वीप की देखो क्या विशेषता, समझ लो, ध्यान से समझ लो यार। उसके बाद में जो कोंकण तट, मैम प्लीज लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड। बुचर, क्या लिखा हुआ, ये क्या है? बुचर द्वीप, बुचर द्वीप है यहाँ, नाम ही बुचर द्वीप है। यहाँ जो पशु है ना उनकी कटाई हो बुचर द्वीप पर, पशु काटा जा, उनकी चर्बी निकाल ली जा, यह रिलेटिव बात है यहाँ। ये बुचर द्वीप पर पशु को कटाने का काम हो है बुचर द्वीप पर। तुम अपने मैप में नक्शे में देखना, वहाँ बुचर द्वीप दिखा देगा आसपास, जल्दी देखो, बताओ मुझे। इधर देखो, जो कोंकण, मैम प्लीज देखो यहाँ ना बुचर द्वीप भी पाया जाएगा, सेलेसर द्वीप भी पाया जाएगा, एलिफेंटा द्वीप भी, और क्रॉस द्वीप भी पाया जाएगा। उसके बाद जो बुचर द्वीप है ना, यहाँ पशुओं का कटान होता है बुचर द्वीप पर। तुम देख लेना, यहाँ मुंबई इस कोंकण तट पे पड़ता होगा, खास बात है उसकी खास। उसके बाद ना जो यहाँ सेलेसर द्वीप है, सेलेसर द्वीप की खास बात है जो मुंबई बसा हुआ ना, जो मुंबई महाराष्ट्र का, जिसे हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। आए समझो, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई, सबसे अधिक आबादी वहीं की, दिल्ली की नहीं, सबसे अधिक आबादी, सबसे ज्यादा भीड़ पता है दुनिया में कहाँ से? मुंबई में, यहाँ से पूरा भारत के अंदर। ऐसा समझ, तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। समझ में आया बात? है दूसरे नंबर पर फैशन नगरी कही जाए, देहरादून का पहला स्थान फैशन नगरी के मामले में, सबसे ज्यादा फैशन पूरे भारत में, आप देहरादून में ही हो। ठीक, मैं एक बार फैशन के चक्कर में फंस गया था, यहाँ देख लो, ये सेलेसर द्वीप, यहाँ ना जो इसे ना 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं, मुंबई को 7 टापुओं का शहर, ये सेलेसर द्वीप पे बसा हुआ। यहाँ नहीं, सेलेसर द्वीप पे बसा हुआ मुंबई, और मुंबई को ना 7 टापुओं का शहर कहते हैं। 7 टापू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 टापू थे। तो दिक्कत पता है, यहाँ पहले ना जो पुर्तगाली थे उनका शासन था, जो पुर्तगाली थे ना, और जो पुर्तगाली थे उनका शासन था। अब पुर्तगालियों ने ना जो अपनी राजकुमारी थी उसका विवाह अंग्रेज के साथ कर दिया था। अब जो अंग्रेज को दहेज में कुछ ना कुछ चाहिए होगा, दहेज पड़ता है, हमारे भारत में चलती है, वहां भी चलती है, तो उन्होंने ना मुंबई को दहेज में दे दिया था जब यहाँ शासन था अंग्रेजों का। समझ आई? तो अंग्रेजों ने शासन कर लिया इसको, और 7 टापुओं को मिलाकर उन्होंने तब मुंबई बनाया था। समझ में ये बात है, पूरे मुंबई शहर को 7 टापू बसाया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने। समझ में आया बात है? बाकी कहानी बाद में थी। मुझे ये बात बता दो, समझ में आ रही नहीं आ रही, बुझा रही नहीं बुझा रही है? अब हम चलते हैं मुंबई है ना, जो मुंबई, यहाँ ये मुंबई में यहाँ एक बंदरगाह पाया जाएगा, बड़ा सुंदर सोना बंदरगाह, उसका नाम जीएनपी के नाम से जानते हैं। जीएनपी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पोर्ट का मतलब वो बंदरगाह, बंदरगाह। अच्छा, बंदरगाह को विकसित करने के लिए हमारे यहाँ कौन सी योजना चलाई जा रही है, बता सको तुम? बंदरगाह को विकसित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है हमारे यहाँ? ये रूट विकसित करने के लिए सागरमाला नाम की परियोजना चलाई जा रही है, सागरमाला। आया समझ में? उसमें बंदरगाह को विकसित करेंगे, चाहे वो इधर पारादीप हो, आया समझ में, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो, बहुत सारे हो। अब यहाँ ना जीएनपी नाम का जो बंदरगाह है, जी जीएनपी नाम का जो बंदरगाह,
इसे नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जानते हैं। अलग नाम बता रहा हूँ उसका, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना। इसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत का गेटवे हो, जो सुएज नहर है ना, सुएज नहर की जो गहराई है वो 1214 के आसपास, वो मीटर के आसपास गहराई है सुएज नहर की। इसकी बंदरगाह भी इतनी गहराई है। इसलिए अगर एशिया का, समझ लो एशिया का दूसरे भाषा में प्रवेश द्वार कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात है। जो अंग्रेज लोग ना इस पे जाकर, और सबसे व्यस्त बंदरगाह पूरे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो यहाँ जीएनपी है, जीएनपी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो। और इस बंदरगाह की एक विशेषता और, इस बंदरगाह की एक विशेषता पता क्या है? ये सबसे आधुनिक बंदरगाह। आधुनिक बंदरगाह क्यों कह रहा हूँ? इसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह पूरे भारत का ना, पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। तो ऐसे सवाल पूछता, पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। बड़ा बंदरगाह का मतलब क्या है कि इस पर 300 जहाज एक साथ अगर ठहर जाएंगे, 200-300 जहाज की कैपेसिटी इसके बराबर में। समझ में बात है। आधुनिक बंदरगाह है। इस पर आधुनिक बंदरगाह क्यों कह रहे हैं? इसके बराबर में एक और बंदरगाह बनाया गया, उसका नाम बताता हूँ तुम्हें। उसका नाम, अच्छा मुंबई जो बंदरगाह, इसकी बराबर में जो बनाया गया बंदरगाह, उसे ना हम नया नाम, अच्छा उसकी बराबर मुंबई बंदरगाह अलग, और जो ना मुंबई बंदरगाह सबसे मस्त बंदरगाह, इसकी बराबर में बंदरगाह बनाया, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम नवाहा सेवा। ये नाम देखो, नवाहा सेवा। यहाँ बहुत भीड़ रहती ना, एक दूसरा बंदरगाह बनाया गया। और ये नवाहा सेवा ना, इसे हम जानते हैं जीएनपी के नाम से। ये हो जीएनपी वाला, वो जो पुराने वाला ना, ये जीएनपी नहीं है। जीएनपी इसके नीचे बनाया गया बंदरगाह दूसरा, इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए। इसे हम जीएनपी के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऐसा बजब। इसकी खास बात क्या है? ये ऐसा बंदरगाह, यहाँ ना रोबोट का उपयोग हो, रोबोट का। किसका? सामान उठाते हैं, सामान उतारते हैं सब, इसलिए हम आधुनिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। और जो मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्तम बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह है यहाँ से, ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह पूरे भारत का। समझ में आया बात? यार कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, फोटो दिखाऊंगा इसका। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? भारत का आधुनिक बंदरगाह के नाम से जानते हैं। भारत का आधुनिक बंदरगाह है कौन सा? बंदरगाह की बात कर रहा हूँ मैं, नवाहा सेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इतनी बात बता दो। भारत का आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं इसे। क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया? ताकि जो मुंबई बंदरगाह है ना, उसकी व्यस्तता को कम करा जा सके, इसलिए बंदरगाह का निर्माण करा गया इसके बराबर में। इतनी बात बता दो मुझे। ये नहीं पोता सर है, पोता सर है। अब तुम सोचते हैं पोता सरे क्या, यहाँ पोते होंगे इसके बहुत सारे, है ना? इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है पोता सरे का, सरे का मतलब क्या हो? आश्रय स्थल। अगर यहाँ ना जहाज, जो किसी का जहाज खराब हो जाए तो रिपेयरिंग भी हो यहाँ से, ऐसा समझ। इसका सरे, जहाजों को खड़ा करने के बहुत बड़े स्थान भी है यहाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं पोता सरे। व्यस्तम बंदरगाह पोता सरे, रिपेयरिंग हो, आने जहाज भी खरीदे जाओ, जहाज बेचे भी जाओ यहाँ से, ऐसा समझ। जहाज को तोड़ा जाता, बना जाता जहाज, पुराने जहाज को। जैसे हमारे पास विक्रम INS था, नाम सुना विक्रम INS का? पानी का जहाज हमारे यहाँ, वो ऐसा बज, उसको हमने डिलीट कर दिया, नया लेकर आए हम, नए वर्जन। तो पुराने जहाज थे ना, उसे डिलीट करके ही डाल देते हैं। जैसे इस बंदरगाह को हम पोता सरे के नाम से भी जानते हैं, पोता सराह बंदरगाह। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में नहीं आई। मुंबई बंदरगाह अलग और नवाहा सेवा बंदरगाह अलग। नवाहा सेवा का दूसरा नाम रख दिया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कोई दिक्कत? लेकिन मुंबई बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसलिए कई बार पेपर में पूछा हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? इंडिया का गेट हो। सुएज नहर की जितनी गहराई है ना, उतनी गहराई इसके आसपास बंदरगाह की। इसलिए जहाज वहां शांति से खड़े हो जाते हैं मुंबई बंदरगाह पर। और जहाज यहाँ उतरते थे, पानी के जहाज उतरते थे, अंग्रेजी लोग उतरते थे, आते थे। मुंबई का पूछो ना, भारत में कहाँ एंट्री हो? अब तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था सीधी फ्लाइट। अब तो जमाना बदल गया। आज जब फ्लाइट पुलिट का जमाना नहीं था ना, तभी आते थे तो पानी के जहाज पे। तो गेटवे ऑफ इंडिया यही था, यही बंदरगाह, जो मुंबई बंदरगाह आया समझ में, यही था गेटवे ऑफ इंडिया। इसे जानते गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से। क्यों? अंग्रेजी लोग यही था प्रवेश करते थे। बुझा रहा है? उसके बाद नेक्स्ट गोवा दिख रहा है। गोवा, गोवा के पास भी एक बंदरगाह है, इसे नाम दे मार्मुगाओ। मार्मुगाओ 3 बार नहीं बोलोगे सीख नहीं सकते। मार्मुगाओ, मार्मुगाओ बंदरगाह। यहाँ ना गोवा के अंदर बड़ी मात्रा में काजू उत्पन्न हो। यहाँ तो काजू का आयात निर्यात किया जाता है, काजू का निर्यात किया जाता है यहाँ से। काजू क्या करते हैं? निर्यात। काजू भेजा जाए यहाँ गोवा से, आया समझ में? अब गोवा की शक्ल देखकर किसी को इतना छोटा ना समझे, यहाँ कुछ नहीं पैदा होता होगा, आया समझ में? ठीक, किसी को देखकर छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए? क्यों छोटा समझना चाहिए? एक छोटी सी तिल्ली पूरे जंगलों क्या बना सकती है? राग बना सकती है। ठीक, एक 5 करोड़ की फरारी ना
5 करोड़ की 10 करोड़ की जितनी की होगी फरारी, हमें नहीं पता कितने की होगी। 5-10 रुपए की हवा के बिना चल नहीं सकती, समझ में? भले 2+ टायर की हवा निकल गई तो फिर भी भरनी पड़ेगी। तेरे जैसे भारतीय लोग सब जगह मिले हैं ऐसे समझ में। पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग की क्या खास बात हो, आग तो बुझा ही देगा, प्यास भले ही बुझा नहीं सकता। तो हर चीज की अपनी अलग अलग वैल्यू हो, किसी की चीज ज्यादा ना समझो, किसी चीज को कमतर ना समझो, मध्यस्थता का रास्ता अपनाओ, निकल लो आराम से। ऐसा समझ में, किसी के बहुत बड़े भक्त न बनो, किसी से ज्यादा दुश्मनी ना करो, दुश्मनी तो किसी से भी ना करो। तुम्हारे माँ बाप तुम क्यों पढ़ा रहे हो, बता सकते हो तुम क्यों पढ़ा रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम क्यों पढ़ा रहे हो? माता के प्रेम में पिता के प्रेम में क्या अंतर हो? हाँ सोच लो सब। किताब भी दुनिया से बाहर भी निकल जाए अगर, बता बता थोड़ा, क्या पिता से बाहर निकलो, माता के प्रेम में पिता के प्रेम में क्या अंतर हो? क्या पूछ लिया, बताओ। डिफाइन नहीं कर सकते, बकवास ही कर सकते हो आप, जल्दी बताओ। आपने जो अनुभव करा अपने हिसाब से बताओ। मम्मी पापा से ज्यादा प्यार करो, मैं नहीं पूछ रहा मम्मी पापा के बीच का प्यार नहीं पूछ रहा। अच्छा मम्मी आपसे ज्यादा प्यार करो पापा की अपेक्षा, ये बात आपको बाद में रियलाइज हुई, आप बताओ। अच्छा अच्छा आपका मानना, मैंने ये पूछा, मैं पूछना चाह रहा है कि माता के प्रेम और पिता के प्रेम में क्या अंतर हो? मम्मी जो मतलब जो प्यार दिखा हुआ ना लड़कों के लिए, मैं बता रही ज्यादातर जो, हाँ मैं बता रही, लेकिन क्या है जो मम्मी है ना बिल्कुल खुल कर दिखाएंगे अपना प्यार कि ऐसा, और गुस्सा गुस्सा भी होगा वो भी खुल कर दिखाएंगे, लेकिन पापा ऐसा नहीं करते। अच्छा खुल कर नहीं दिखा पाते अपने इमोशन। तू बता, मैंने तुम बताओ, माता के प्रेम और पिता के प्रेम में क्या अंतर हो? प्रेम तो दोनों ही करते हैं, बताओ। पापा किसी बात के लिए गुस्सा करेंगे तो पापा अपने बात में कुछ कहते हैं, मम्मी किसी बात के लिए गुस्सा करेंगे ना लेकिन मुझे प्यार भी तो करा उसके बाद वो कई बार ऐसा है मेरे साथ, मैं खाना नहीं खाती गुस्से में तो फिर मम्मी बाद में पूछेगी कि खाना खा ले, जबरदस्ती है पापा नहीं पूछते। अच्छा पिता का प्रेम, आप बताओ। अच्छा दोनों का बराबर प्रेम, प्रेम दोनों करते हैं। तेरा क्या मानना, दोनों अंतर क्या है, अंतर तुम बताओ। एक्यूरेट बताएंगे, माता भावनात्मक रूप से बताती है, थोड़ा गलत भी हो सकता है एक बार में। अच्छा गलत भी हो सकता है, आप बताओ माता के पिता के प्रेम में क्या अंतर हो? मम्मी जो होते हैं हमेशा हमारे मतलब खुशी को ज्यादा वो करते हैं, चाहे हम गलत खिलौने की भी जिद करते हैं तो मम्मी दिला देती है खिलौने को। और मम्मी का क्या है कि मम्मी चाहते हैं कि प्यार सा मतलब प्यार सा रहो, तुम्हारी खुशी पूरी हो, पर पापा चाहते हैं कि मतलब कि भावुक होकर मतलब कि इमोशनल में आकर कोई चीज तुम सफलता हासिल मत करो, और कठोर होकर मतलब कि कुछ करना चाहिए। मैं जैसे कि पापा होंगे तो हमेशा कठोर रखते हैं अपने बच्चों के प्रति, और मम्मी एकदम इमोशनल हो जाओ। सही है। एक माता के और पिता के प्रेम में पता क्या अंतर हो, ध्यान तो सुनना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना, एक माता और पिता के प्रेम में यही अंतर हो कि जो एक माता हो ना, माता वो बच्चे को अपनी गोदी में खिलाती है और उन्होंने उसे सब दिखाती है जो देखना चाहती है, बच्चा सिर्फ उसकी नज़रों देखता है। और पिता ना अपने बच्चे को जब उठाता तो कंधे बैठाता, और कंधे पे इसलिए बैठाता, वो दिखाना चाहता वो जो उसका बाप नहीं देख पाया ना, ताकि उसके बच्चे देख। ये माता के और पिता के प्रेम में अंतर हो, समझ में आया बात क्या? दुनिया में सबसे अच्छा प्रेम माता पिता ही करते हैं। चलो बात समझ में आई यहाँ तक, या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आपकी हमारी मुलाकात होगी अब अगले वाले वीडियो में, जब इसका कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे। ये तो फैक्चुअल डाटा था इन दिस टाइम, लेकिन इधर के तट भी मौजूद है अभी। अब उसके बाद कल वाली क्लास में ना मैं लिखते कैसे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे लिखता, ठीक। लेकिन जो कुछ भी जो बातें बोली गई ना, एक भी बात नहीं छोड़नी, सारी बातें पेपर में आई हुई,
समझ में आया बात है, और सारी बातें रिलेट कर लेते हैं, बहुत काम की चीज़ है। समझ में आया बात है। बोर भी होना तो सब्जेक्ट के भीतर जाओ, वीडियो चलाओ दूसरा अगले वाला, क्योंकि रिवीजन तो तुम्हें ही करना, पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी। समझ में आया बात है। तुम भले ही अपने आप पर विश्वास न हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, एकदम तुम कर दिखाओगे। समझ में आया बात है। हिंदी मीडियम का छात्र हो तुम, और हिंदी मीडियम में क्रांति लाना तुम्हारा काम है। समझ में आया बात है। ठीक, हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है ना, ऐसे डाउन धरती में धंसा हुआ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें मारी नहीं पड़ती।